इसने जेब से वो लिफाफा निकाल कर देखा जो इसने भारतीय सफारत खाने की गाड़ी के डैशबोर्ड से निकाला था। इसमें काफ़ी करेंसी नोट थे। शेर खान ने नोट गिने, ये कुल 1700 रुपए के नोट थे। शेर खान ने इन्हें अपनी पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। इसे इन रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसे वापस कश्मीर के महाज पर पहुंचना था और पंजाब का वो इलाका ख़ास तौर पर इसके लिए ख़तरनाक बन चुका था। वो अमृतसर और जालंधर के दरमियान किसी जगह से सफारत खाने के ड्राइवर को हलाक करके फरार हुआ था। इस भेद के खुल जाने के बाद ये सारा इलाका पुलिस और खुफिया पुलिस की सरगर्मियों का मरकज़ बनने वाला था। कश्मीर जाने के लिए इसे जालंधर उतरकर जम्मू के लिए कोई ट्रेन या लारी पकड़ने की ज़रूरत थी। इसने सोचा कि क्यों ना ये काम सुबह होने से पहले कर दिया जाए। भूषण और कमला अभी रास्ते में ही होंगे और उन्होंने पुलिस को खबर नहीं की होगी। फिर इसे ख्याल आया कि वो लोग किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे के बाद जालंधर पहुंचकर पुलिस को इतला कर सकते थे। शेर खान लैट्रिन से निकलकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वो सोचने लगा इसे क्या करना चाहिए। रात ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी फैलने वाली थी। ट्रेन की स्पीड हल्की होने लगी। शेर खान ने खिड़की में से झांक कर बाहर देखा कि किसी शहर की रोशनियां करीब आ रही थी। ये कोई बड़ा शहर लगता था, जालंधर ही हो सकता था। ट्रेन यहाँ रुकने वाली थी। शेर खान ने सोचा कि अगर भूषण और कमला किसी जगह से जालंधर पुलिस को इसके फरार के बारे में टेलीफोन पर इतला देने में कामयाब हो गए हैं तो स्टेशन पर पुलिस इसकी तलाश में ज़रूर मौजूद होगी। इसने तेज़ी से सोचना शुरू कर दिया। पहले इसने सोचा कि जैसे ही ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा हल्की हो वो ट्रेन से छलांग लगा दे और स्टेशन आने से पहले ही किसी तरफ को निकल जाए। अभी वो ये सोच रहा था कि ट्रेन स्टेशन के रेलवे यार्ड में दाखिल हो गई और कांटे बदल बदल कर पटरियों पर से गुजरने लगी। यहाँ ट्रेन से उतरना खतरनाक साबित हो सकता था। देखते देखते ट्रेन स्टेशन में दाखिल होकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी। शेर खान वहीं डब्बे के फर्श पर लेट गया जैसे सो रहा। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों वगैरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इतने में किसने ऊंची आवाज़ में कहा, सारी डब्बों की तलाशी लो, वो इसी ट्रेन में होगा। शेर खान ने अपने आप से कहा, शेर खान तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें इस ट्रेन पर सवार नहीं होना चाहिए था। इसने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा। डब्बे में कुछ मुसाफिर दाखिल हो गए थे और कुली की मदद से अपना सामान रखवा रहे थे। इसने खिड़की में से बाहर देखा। इसके दिल की धड़कन जरा सी देर के लिए तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर 10-15 पुलिस के सिख सिपाही मौजूद थे। 2 सिपाही एक डब्बे में तलाशी लेने के लिए दाखिल हो रहे थे। शेर खान ने डब्बे की दूसरी तरफ उतरने का दूसरी तरफ के दरवाजे में से बाहर देखा तो इस तरफ भी पुलिस की पूरी गार्ड रेलवे ट्रैक के साथ साथ खड़ी थी। अफसोस, शेर खान ने दिल में कहा, अब किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ से बचकर निकल सकूंगा। अब वो सिर्फ एक मुजाहिद कमांडो ही नहीं था बल्कि पुलिस की निगाहों में एक कातिल भी था जिसने भारतीय सफारत खाने के ड्राइवर को कत्ल किया था। शेर खान वहीं लैट्रिन के बाहर डब्बे के दरवाजे के पास बैठा रहा। इतने में 2 पुलिस के सिपाही इसके डब्बे में दाखिल हो गए। शेर खान समझ गया कि खेल ख़त्म हो गया है, अब वो फरार नहीं हो सकता। फरार होना फजूल था। पुलिस मुसल्ले थी। दोनों सिपाही जो डब्बे में आए थे मुसल्ले थे। वो एक एक मुसाफिर को उठाकर इसको गौर से देखते हुए कुछ पूछ रहे थे। शेर खान ने इधर खुली आंखों से देखा कि एक सिपाही के हाथ में कोई फोटो थी और वो मुसाफिर को देखकर फोटो को भी देखते थे। शेर खान समझ गया कि ये फोटो इसी की है। खुदा जाने भूषण और इसके साथियों ने कब और कैसे इसकी फोटो उतारी थी। इन्हें ऐसा करना ही था। इनके पास अपनी पार्टी के हर दहशतगर्द की तस्वीरें मौजूद थी। सिपाही शेर खान के पास आ गए। शेर खान फर्श पर डब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाए बैठा ऊँग रहा था, बल्कि ये जाहिर कर रहा था कि वो ऊँग रहा है। एक सिपाही ने इसे हिलाकर कहा, कौन हो? शेर खान ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं धूमचंद हूँ, दिल्ली में चाय की दुकान करता हूँ महाराज। शेर खान ने ये यूं ही कह दिया था। इसे मालूम था कि सिपाहियों के पास इसकी फ़ोटो मौजूद है और वो अभी इसे पहचान कर गिरफ्तार कर लेंगे। सिपाही ने शेर खान को गौर से देखा और फिर हाथ में पकड़ी हुई छोटी फ़ोटो को देखा और अपने साथी से कहा, ये भी नहीं है, आगे चलो। और वो दूसरे मुसाफिर को जगाकर इसके चेहरे को गौर से तकने लगे। ये एक करामात ही हो गई थी। शेर खान को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पुलिस किसी दूसरे मफरूर की तलाश में थी और सिपाही के हाथ में इस मफरूर मुजरिम की फ़ोटो थी। वो शेर खान की फ़ोटो नहीं थी। शेर खान की जान में जाना, लेकिन ख़तरा पूरी तरह से इसके सर से टला नहीं था। वो भी एक मफरूर जासूस कातिल था और 20-30 मील पीछे जीटी रोड पर एक आदमी का खून करके फरार हुआ था। भूषण और कमला कोई अनाड़ी नहीं थे। इस वक्त तक उन्होंने किसी न किसी जरिए से जालंधर पुलिस को इसके बारे में ज़रूर खबर कर दी होगी और कोई ताज्जुब नहीं था कि थोड़ी देर बाद पुलिस शेर खान को भी तलाश करती स्टेशन पर पहुँच जाए। गाड़ी चलने का नाम ही नहीं लेती थी। शायद इसे पुलिस ने खास तौर पर रुकवा रखा था ताकि सारे डब्बों की तलाशी ली जा सके। जब दोनों सिपाही डब्बे में से उतर गए तो शेर खान ने खिड़की में से सर निकालकर बाहर देखा। पुलिस अभी तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और पूरे जोरों शोर से ट्रेन के डब्बों की तलाशी ली जा रही थी। शेर खान को ख्याल आया कि वो यहाँ डब्बे की पिछली तरफ से निकल जाए, मगर एक तो अब सुबह की सफेद रोशनी फैल रही थी, दूसरा ट्रेन की दूसरी जानिब भी पुलिस मौजूद थी, वो पकड़ा जा सकता था। इतनी देर में इंजन ने सीटी बजाई और ट्रेन एक धचके के साथ आगे को चल पड़ी। जालंधर से चलकर ट्रेन लुधियाने
के स्टेशन पर रुकी तो शेर खान ने सोचा कि यहाँ उतरकर जम्मू की लारी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब दिन निकल चुका था। इसने दरवाजे में से बाहर देखा, यहाँ भी पुलिस की मुसल्ले गार्ड मौजूद थे। मिलिट्री पुलिस के 3-4 जवान भी नजर आ रहे थे। शेर खान जल्दी से पीछे हटकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ नए मुसाफिर डब्बे में दाखिल हो रहे थे। डब्बे के पहले वाले मुसाफिर जाग चुके थे। इनमें से एक ने आने वाले एक मुसाफिर से पूछा, सरदार जी क्या बात है, यहाँ भी पुलिस क्यों आई हुई है? सिख सरदार ने अपना थैला ऊपर वाली बर्थ पर रखते हुए कहा, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर भाग गया है, पुलिस इसकी तलाश में छापे मार रही है। शेर खान वहीं चुप होकर बैठ गया। अब पुलिस इसकी तलाश में हरकत में आ चुकी थी। इन्हें भूषण और कमला का पैगाम मिल चुका था। अब शेर खान का डब्बे से बाहर निकलना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। ये बड़ी गनीमत हुई कि पुलिस ने डब्बों की तलाशी नहीं ली थी, वरना इसका पकड़ा जाना यकीनी था। इसकी जेब में सफारत खाने की स्टेशनरी का वो लिफाफा मौजूद था जिसमें करेंसी नोट थे। वो जहाँ बैठा था वहीं दबक कर बैठा रहा। आखिर ट्रेन वहाँ से भी चल पड़ी। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर गुजरती रही, शेर खान सर झुकाए बैठा रहा। जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई तो इसने दरवाजे की खिड़की में से बाहर देखा। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। वो वहाँ उतर नहीं सकता था। अब इसे अगले स्टेशन का इंतजार करना था। अगला बड़ा स्टेशन अम्बाला ही हो सकता था। शेर खान ने फैसला कर लिया कि वो अम्बाले उतर जाएगा और वहां से जम्मू की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब अम्बाले के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शेर खान ने प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। यहाँ हालात मामूल के मुताबिक थे। कोई पुलिस कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा था। शेर खान खामोशी से डब्बे में से उतर गया। अब स्टेशन से बाहर निकलने का मरहला दरपेश है, क्योंकि शेर खान के पास कोई टिकट वगैरह नहीं था। इसने वही किया जो इससे पहले वो 2-1 बार कर चुका था, यानी जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होता था और स्टेशन के नाम का बोर्ड लगा था, वहाँ से डहलान उतरकर रेलवे यार्ड में दाखिल हो गया। वो बज़ाहिर यूं इत्मीनान से चल रहा था जैसे रेलवे स्टाफ का कोई आदमी हो। रेलवे यार्ड में लाइनों का जाल बिछा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया। वो किसी वक्त नजरें उठाकर इर्द गिर्द का जायजा भी ले लेता। अभी तक वो महफूज ही था और कोई इसका पीछा नहीं कर रहा था। रेलवे यार्ड ख़त्म हो गया और अब इसके सामने सिर्फ 2 रेलवे ट्रैक थे, एक आने वाली गाड़ी के लिए और एक जाने वाली गाड़ियों के लिए। ये रेलवे लाइन दिल्ली जाती थी, मगर शेर खान को दिल्ली नहीं जाना था। इसकी मंजिल कश्मीर थी। जब रेलवे लाइन के दोनों जानिब खेत शुरू हो गए तो शेर खान रेलवे ट्रैक से उतरकर खेतों में आ गया। खेत खत्म हुए तो एक कॉलोनी के मकान दिखाई दिए। शेर खान को सख्त भूख लगी हुई थी। इसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। ये सोचकर वो अम्बाला शहर की इस छोटी सी कॉलोनी की तरफ बढ़ा। यहाँ एक चाय का होटल था। शेर खान ने होटल के गुसल खाने में जाकर मुंह हाथ धोए, बालों को ठीक किया और एक तरफ बैठकर नाश्ता करने लगा। इसने अच्छी तरह से नाश्ता किया, फिर चाय मंगवाकर पीने लगा। इसके करीब ही एक 1.5 उम्र का आदमी बैठा चाय पी रहा था। शेर खान ने इससे पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ से मीरठ को लारी कौन से अड्डे से जाती है? अम्बाले के आगे मीरठ का शहर आता है, लेकिन शेर खान को मीरठ नहीं जाना था। इस आदमी ने कहा, यहाँ से मीरठ की तरफ भी लारियाँ जाती हैं, निकोदर और लुधियाने भी जाती हैं, मगर बेहतर है कि तुम ट्रेन से मीरठ जाओ। लारी का सफ़र बड़ा लंबा है। शेर खान यही मालूम करना चाहता था कि वहाँ से निकोदर लुधियाने की तरफ लारियाँ जाती हैं या नहीं, क्योंकि जम्मू जाने का यही रूट था। शेर खान ने बातों ही बातों में इस शरीफ आदमी से पूछा कि निकोदर लुधियाने का लारी अड्डा कहाँ है? 1.5 उम्र ने इसे लारी अड्डे का पूरा मोहल्ले बुकू बता दिया। शेर खान बोला, असल में मुझे मीरठ ही जाना है, लुधियाना निकोदर का तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। शेर खान ने होटल के बाथरूम में जाने के बाद पहला काम ये किया कि सफारत खाने के लिफाफे में से करेंसी नोट निकाल कर जेब में अलग रख लिए और लिफाफे को पुजे पुजे करके फेंक दिया। लिफाफे पर छपा हुआ भारतीय सफारत खाने का नाम इसे गिरफ्तार करवा सकता था। कुछ देर होटल में बैठने और माहौल का बगौर जायजा लेने के बाद शेर खान चाय वगैरह का बिल अदा करके होटल से निकलकर इस तरफ चल पड़ा जिस तरफ निकोदर लुधियाना जाने वाली लारियों का अड्डा था और जिसके बारे में 1.5 उम्र के ग्राहक ने इसे बताया था। लारी अड्डे पर जाकर मालूम हुआ कि वहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ कोई लारी सीधी नहीं जा, पहले लुधियाने जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जम्मू कठोमा वाली लारी पकड़नी पड़ती है। शेर खान लुधियाने जाने वाली लारी के चलने का इंतजार करने लगा। वो एक तरफ होकर बैठा था। मुसाफिरों का काफी रश था। इतने में लुधियाने जाने वाली लारी आ गई। ड्राइवर ने बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि लुधियाने की तरफ कोई लारी नहीं जाएगी। मुसाफिर परेशान होकर मैनेजर के कमरे की तरफ सूरत हाल मालूम करने के लिए दौड़े। शेर खान अपनी जगह पर बैठा रहा। इसके पास एक नौजवान सिख मुसाफिर बैठा था। वो भी हालात मालूम करने मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया। जब वापिस आया तो शेर खान ने इसे पूछा, सरदार जी क्या बात है? नौजवान सिख कहने लगा, कहते हैं पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में ले रखा है। कोई पाकिस्तानी जासूस इस इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस इसकी तलाश में है और हर लारी को जीटी रोड पर 1-1 घंटा खड़े करके तलाशी लेती रहती है।
शेर खान के लिए ये खतरे का सिग्नल था। इसका मतलब था कि वो खतरे में गिर चुका है। वो वहाँ से बाहर निकलने की तरकीबें सोचने लगा। शेर खान ने सिख नौजवान से कहा, मेरा ख्याल है मुझे लुधियाने वाली रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए। सिख नौजवान बोला, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद है, कहते हैं वहाँ भी हर ट्रेन की कई घंटे तक चेकिंग होती है। अजीब बकबक है। शेर खान खामोश रहा। सिख नौजवान कहने लगा, ये सब पुलिस ड्रामा कर रही है। कश्मीरी मुजाहिद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और यहाँ की पुलिस इन्हें पाकिस्तानी जासूस कहकर पकड़ धकड़ करती है। आपको लुधियाने जाना है क्या? जी हाँ सरदार जी। सिख नौजवान बोला, मुझे भी लुधियाने जाना है, मगर मैंने तो इरादा बदल लिया है और कल जाऊँगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम करें। क्या? शेर खान ने पूछा। सिख नौजवान ने कहा, यहाँ से कुछ फासले पर रानी की बावली है, वहाँ रानी का मंदिर है। मंदिर के करीब से एक रास्ता आगे एक वीरान जंगल से होकर आगे GT रोड की तरफ निकल जाता है। वहाँ से आपको सरहिंद की तरफ से आने वाली कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। शेर खान ने कहा, क्या पुलिस इसे चेकिंग के लिए नहीं रोकेगी? सिख नौजवान बोला, वहाँ से लुधियाने की तरफ लारी किले की परेड वाले मैदान के ऊपर से होकर दूसरे रास्ते से गुजरती है। वो GT रोड पर नहीं आती और चेकिंग की बकबक तो सिर्फ GT रोड पर है। शेर खान को ये तजवीज़ पसंद आई। इस तरह कम से कम वो पुलिस के घेरे से निकल जाएगा। इसने सिख नौजवान से सारे रास्ते के बारे में पूरी तरह से मालूम कर लिया और थोड़ी देर बाद मौका पाकर लारी अड्डे के कब से निकलकर रानी की बावली की तरफ चल पड़ा। ये अम्बाले शहर का शुमाल मगरबी इलाका था। इस तरफ अभी आबादी इतनी नहीं फैली थी, काफ़ी जगह वीरान पड़ी थी, खेत भी कम थे, कीकर और नीम के दरख्त बहुत थे। इधर ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ शेर खान अपने आप को महफूज समझ रहा था। दूर से इसे एक मंदिर नजर आया। ये रानी का मंदिर था। इसके करीब ही पहले रानी की बावली आई। शेर खान मंदिर के करीब आने के बजाय दूर ही से आगे गुजर गया। अब वो वीरान जंगल शुरू हो गया, जिसके मुतालिक सिख नौजवान ने बताया था कि जहाँ ये जंगल ख़त्म होगा वहाँ एक छोटी सड़क आ जाए। इस सड़क पर से लुधियाने की तरफ जाने वाली सरे हिंद ट्रांसपोर्ट सर्विस की कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। ये वीरान जंगल वैसा जंगल तो नहीं था जैसे जंगल शेर खान ने वस्ती भारत में देखे थे। ये एक उजाड़ो वीरान सा जंगल था जहाँ कीकर और नीम के दरख्त उगे हुए थे। जमीन भूरी और खुश्क थी, घास कहीं कहीं ही नजर आ रही थी। एक फाख्ता किसी दरख्त पर बोल रही थी। इसकी आवाज़ में बड़ी उदासी थी। एक अजीब वहशत खेज़ खामोशी इस वीरान जंगल में छाई हुई थी। लगता था कि यहाँ तो कोई खून हो चुका है या होने वाला है। सिवाय फाख्ता की उदास आवाज़ के कोई परिंदा किसी दरख्त पर नहीं बोल रहा था। एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया। लगता था इस नाले ने कई सालों से पानी की शक्ल नहीं देखी। अजीब मातमी सी फिजा वाला उजाड़ इलाका था। दूसरी परेशानी की बात यह थी कि जंगल ख़त्म होने में नहीं आ रहा था, बल्कि दरख्त ज़्यादा गुंजान और घने होते जा रहे थे। शेर खान को शक पड़ गया कि वो ज़रूर रास्ता भूल गया है और भटक गया है। अब खुदा जाने वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहीं GT रोड पर ना निकल आए जहाँ पुलिस गश्त कर रही है। एक जगह शेर खान रुक गया। इसने जंगल का जायजा लिया। कोई बाकायदा रास्ता वहाँ नहीं था, कोई पगडंडी भी नहीं थी कि जिससे ये अंदाज़ा होता कि इधर से लोग आते जाते। ऊपर दरख्त झुके हुए खामोश खड़े थे। आखिर शेर खान इस तरफ चलने लगा जिस तरफ इसका रुख था। थोड़ी दूर गया होगा कि इसे एक कच्ची कोठरी नजर आई जिस पर जंगली बेरी के घने दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त की शाखें जर्द और सब्ज़ बेरों से लदी हुई थी। शेर खान कोठरी के करीब से होकर गुजरा तो इसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कोठरी के अंदर से आ रही थी। आवाज़ औरत के सिसकियां भरने की थी। शेर खान दीवार के साथ लगकर सुनने की कोशिश करने लगा कि ये औरत कौन है और रो क्यों रही है। एक मर्द की आवाज़ आई। आवाज़ में डांट थी। रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। औरत ने रोते हुए कहा, मेरी इज्जत बर्बाद न करो, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ। एक दूसरे मर्द की आवाज़ आई, तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने के लिए तो हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। इसके साथ ही दोनों मर्द कहकहा लगाकर हंसने लगे। औरत ने कहा, याद रखो मैं मुसलमान हूँ, मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश करोगे तो तुम पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। एक मर्द ने औरत को गाली देकर कहा, मुसलमानों के तो हम जानी दुश्मन हैं, हम एक एक करके भारत में तुम सब मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। शेर खान समझ गया कि ये वो राष्ट्रीय सेवक सिंह जैसी किसी कट्टर हिंदू जमात के आदमी है और मुसलमान औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं। इसने फैसला कर लिया कि वो मुसलमान औरत को इन काफिरों से हर हालत में बचाएगा। इतने में एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से कहा, बिहारी जाकर ढारे में रखी हुई शराब की बोतल ले आओ। कोठरी का दरवाज़ा दूसरी जानिब था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो शेर खान जल्दी से पीछे हटकर एक दरख्त की ओट में हो गया। यहाँ से इसे कोठरी का दरवाज़ा नजर आ रहा था। इसने देखा कि एक मोटी तोंद वाला धोती पोश हिंदू कोठरी में से निकला, इस तरफ चल पड़ा जिधर कीकर के दरख्तों का एक जखीरा था। शेर खान ने सोच लिया था कि इसे क्या करना है। वो इस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। यह आदमी जिसका नाम बिहारी था कीकर के दरख्तों में जाकर एक जगह बैठ गया और झाड़ियों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। शेर खान को मालूम था कि यह आदमी जिस रास्ते से गया है इसी रास्ते से वापस आएगा। चुनाचा शेर खान एक दरख्त के पीछे घात लगाकर खड़ा हो गया। इस आदमी बिहारी ने झाड़ियों में से एक बोतल निकाली और वापस कोठरी की तरफ चलने लगा। शेर खान जैसे कमांडो के लिए ये एक बड़ा ही आसान शिकार था। सिर्फ इतनी एहतियात की जरूरत थी
कि इस आदमी के गले से आवाज़ न निकलने पर इस काम का शेर खान माहिर था। बिहारी बोतल उठाए बड़े मज़े से गुनगुनाता हुआ चला रहा था। जैसे ही वो इस दरख्त के करीब से गुजरने लगा जहाँ शेर खान घात लगाए हुए था, तो अचानक किसी के बाजू के आहनी शिकंजे ने इसकी गर्दन को अपनी लपेट में लेकर जोर से झटका दिया। इसके बाद क्या हुआ, बिहारी को इसकी खबर न हो सकी। गर्दन का मनका टूट जाने से वो मुसलमानों का आजली दुश्मन बेजान होकर ज़मीन पर पड़ा था। शेर खान ने शराब की बोतल उठा ली, लाश को वहीं पड़ा रहने दिया और कोठी की दीवार की ओट में आकर खड़ा हो गया। अंदर से औरत के रोने और इल्तिजाए करने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर सिर्फ एक ही काफिर रह गया था। शेर खान इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। खुद वो कोठरी के अंदर इसके लिए नहीं जाना चाहता था कि कोई पता नहीं था कि यह आदमी मुसल्ले हो, इसके पास असला भी हो और वो मुसलमान औरत को ही घबरा कर मार डाले। शेर खान जानता था कि बिहारी को जब देर होगी तो ये दूसरा काफिर इसकी तलाश में कोठरी से बाहर जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी जिसने धोती और मैली सी बुनियान पहनी थी, तोंद निकली हुई थी। इसके पास कोई असला वगैरह नहीं था। इसने बिहारी को आवाज़ दी, देर क्यों लगा रहे हो बिहारी, बोतल लेकर आते क्यों नहीं। शेर खान बोतल हाथ में लिए दीवार की ओर से निकलकर इसके सामने आ गया और बोला, बिहारी ने शराब की ये बोतल भेजी है। 1.5 उम्र का हिंदू फटी फटी आंखों से शेर खान की तरफ देखने लगा। तुम कौन हो, इसने हैरान होकर पूछा। शेर खान 2 कदम चलकर इसके करीब आ गया और बोला, मैं इस मुसलमान औरत का भाई हूँ जिसको तुम उठाकर यहाँ लाए हो। 1.5 उम्र हिंदू ने घबरा कर बिहारी को आवाज़ दी। शेर खान ने कहा, बिहारी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, वो मर चुका है, मैंने इसे मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। इस आदमी ने पलक झपकने में धोती के डब में से चाकू निकालकर इसका बटन दबाया और चाकू खुल गया। ये कमांडो चाकू था। इसने कहा, तुम्हारी मौत तुम्हें अपनी बहन के पास ले आई है। आदमी अनाड़ी था। किसी खास जाविये से शेर खान पर वार करने के बजाय इसने बिल्कुल सामने से शेर खान पर वार कर दिया। इस अनाड़ियों वाले वार को बचाना शेर खान के लिए बड़ी मामूली बात थी। दूसरे ही लम्हे इस आदमी के चाकू वाली कलाई शेर खान के पंजे की गिरफ्त में थी। शेर खान ने एक जोरदार झटका दिया। चाकू इस आदमी के हाथ से उछलकर दूर जा गया। बाहर से आती हुई आवाज़ें सुनकर कोठरी में जो औरत थी वो दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी और सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। शेर खान इस काफिर को आसानी से हलाक कर सकता था, मगर इसके दिल में रहम आ गया। इसने सिर्फ इतना ही किया कि इसके सर पर पीछे से खास जगह पर जोरदार हाथ मारा। वो शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। शेर खान ने चाकू उठाया, इसे बंद करके जेब में रखा और औरत के पास जाकर कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपना भाई ही समझो। तुम कहाँ रहती हो, मैं खुद इस शहर में अजनबी हूँ। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। औरत की उम्र 30 बरस से ऊपर लगती थी, रंग सांवला था। इसने शलवार कमीज पहन रखी थी। वो शेर खान को अपना निजात दहिंदा जानकर इसकी तरफ एहसानमंद निगाहों से देख रही थी। कहने लगी, भाई तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, तुम ना आते तो जाने मेरे साथ क्या कुछ न होता। शेर खान ने कहा, बीबी मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ जहाँ तुम अपने भाई बहनों के पास पहुँच सको। औरत ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। औरत ने चादर ओढ़ी और शेर खान के साथ जंगल में एक तरफ चल पड़ी। शेर खान खामोशी से इसके साथ जा रहा था। इसने मजीद इस औरत से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। हकीकत में इसे अपनी पड़ी हुई थी और ख़ुद वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन इस औरत को इसके घर पहुँचाना ज़रूरी था। गुस्से की हालत में वो एक काफिर का खून भी कर चुका था, लेकिन अगर वो बिहारी को हलाक न करता तो इस औरत को बचा कर ले जाना मुश्किल था। औरत भी खामोशी से शेर खान के जरा आगे आगे चल रही थी। 1-2 फरलांग चलने के बाद जंगल खत्म हो गया और खेत आ गए। खेतों की दूसरी तरफ कुछ मकान नजर आ रहे थे। औरत ने इन मकानों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ हमारा मकान है। खेतों के पार खाली जगह पर चंद एक मंजिला क्वार्टर नुमा मकान बने हुए थे। शेर खान चारों तरफ माहौल का जायजा लेकर इस औरत के साथ जा रहा था। इसे अपना खतरा था कि कहीं इस तरफ भी पुलिस इसकी तलाश में मौजूद न हो, मगर इन मकानों के आसपास कोई आदमी नजर नहीं आता था। औरत एक मकान के पास आकर तेज तेज चलने लगी, फिर दौड़कर मकान के बंद दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। नाजी नाजी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ हशमत। शेर खान एक तरफ होकर खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। मकान का दरवाज़ा एकदम से खुल गया और एक 1.5 उम्र की औरत जो नौकरानी लगती थी नमूदार हुई। दोनों बेख्तियार होकर एक दूसरे के गले लग गई और दोनों रोने लगी। शेर खान ने आगे बढ़कर इस औरत से कहा, बीबी तुम अपने घर पहुंच गई हो, मैं अब जाता हूँ। औरत जिसने अपना नाम हशमत बताया था शेर खान को हाथ जोड़कर कहा, भाईजान मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगी, अंदर आ जाए। और वो औरत नौकरानी के साथ जल्दी से मकान के अंदर दाखिल हो गई। शेर खान भी तकल्लुफ़ में आकर मकान के अंदर चला गया। सामने छोटा सा सहन था जिसमें एक तख्त पोश बिछा हुआ था। हशमत ने चादर तख्त पोश पर डालते हुए नौकरानी से पूछा, मेरा भाई रजब अली कहाँ है? नौकरानी ने कहा, वो और अहमद अली सुबह से तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं। औरत हशमत ने शेर खान से कहा, अब तुम भी मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। तो दोस्तों अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।